हेलो गाइस, आई एम नितिन मलिक। आप सभी का स्वागत करता हूं O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। और आज मैं शुरुआत करूंगा ज्योग्राफी क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर से, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी इवॉल्व हुई, किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी से हम ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ आए और किस तरीके से हमने नेचर और ह्यूमन का इंटरेक्शन शो किया। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हमें जरूरत क्या है, किस चीज का क्या करना चाहेंगे इस चैप्टर का, हम क्यों पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को। देखो, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, हमने 11th क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, पूरी इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ हमने माउंटेन बिल्डिंग पढ़ी, हमने आइसोस्टेसी पढ़ी, हमने काफी सारी चीजें, फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ा, हमने क्लाइमेट के बारे में, लैंड, सॉइल, ओशियनोग्राफी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। लेकिन जब धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, ह्यूमन ने किस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास की चीजों से किस तरीके से इंटरेक्शन करना शुरू किया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का, स्कोप, इसका स्कोप किस लेवल तक है। ठीक है, बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी is a field of study of integrated empirical and practical. That means इसमें हम बात करेंगे कि ह्यूमंस किस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटीग्रेट हुआ और उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से उसने इवॉल्व किया। सेकंड, हम इसमें पढ़ेंगे कि अर्थ के और टाइम के बीच में किस तरह के इवेंट होने लगे। हम इसे बात करेंगे रिलेशनशिप की, किसके, मैन एंड नेचर की, दैट इज humanization of nature and naturalization of human. And then we are going to study about law making that has been given by lots of thinkers, scholars, जो geographical thinkers उन्होंने अपनी अपनी philosophy दी ज्योग्राफी को लेके, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अलग अलग कई सारे थिंकर्स आए जिन्होंने अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस दी। जैसे रेटजेल ने बोला, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। इज इट क्लियर? दैट मींस रेटजेल कहता है कि भैया जो ह्यूमन ज्योग्राफी वो कुछ नहीं, एक रिलेशनशिप है ह्यूमन सोसाइटीज की, किसके साथ, अर्थ सरफेस के साथ, कि अर्थ सरफेस पर किस तरीके से चीजों को सर्वाइव कर रहा है या किस तरीके से उसने बाकी चीजों को इंटरेक्ट में लाना शुरू किया, अपने यूजफुल एज ए रिसोर्स की तरह से बनाना शुरू कर दिया। Next, human geography is study of changing relationship between the unresting man and the unstable earth. That means ये एलएनसी ने कहा कि भैया ह्यूमन भी क्या है, अनरेस्टेबल, शांत नहीं बैठ सकते ह्यूमंस, ठीक है, और अर्थ भी क्या है, अनस्टेबल है। दैट मींस अर्थ पे अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भूकंप नहीं आ सकता, कुछ भी चीज हो तो नेचुरल फिनोमेना कभी भी अक्कर हो सकता है, कोई भी चीज, ठीक है। दूसरा, कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग ओवर अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग्स व्हिच इनहैबिटेड। दैट मींस पॉल विदाल्दे ब्लासे ने कई सारी डेफिनेशन में अपने सारे चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू किया। लेकिन मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज a branch of geography in which we are going to study about human relationship with the earth in the sense of sociology, in the sense of economical geography, in the sense of settlement geography, in the sense of development geography। बहुत सारी तरीके की चीजें हम काउंट करेंगे इसमें। बेसिकली दो अप्रोचेज है, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड द रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच दैट मींस there is a system that has to be followed by different rules and regulations, ठीक है। but in the regional geography we are going to study about a single region, ठीक है। जैसे for an example, India is a very big country and India is divided into 28 states and 28 states are divided into different districts and different districts have different towns and different villages and each village is counted as a region. For an example, I am going to talk about Greater Noida. It is also a region. If I am going to study about the geography of Greater Noida, it is known as the regional geography and come under regional approaches. नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द इंटर रिलेशनशिप। देखो क्या बोला सर कि नेचर बता रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर किस तरीके से है। तो नेचर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का सिंपल है,
इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशियो कल्चर एनवायरमेंट। व्हाट डू मीन बाय द फिजिकल एनवायरमेंट? फिजिकल एनवायरमेंट के अंदर हमारे आते हैं लैंड, एयर, वाटर, ओशियन, एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट की बात करूं, ये सारी चीजें क्या है, ये सब के सब किसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम स्टडी हम कर चुके हैं क्लास 11th के अंदर, जिसके अंदर हमने केवल क्या पढ़ा था, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, कि हमारी अर्थ के जो है उसकी किस तरह की शेप है, उस पर किस तरह के माउंटेन्स बने, किस तरह के ओशन बने, क्लाइमेट का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में, सॉइल का क्या इंपैक्ट है ह्यूमन लाइफ में, तो ये सारी चीजें। और ह्यूमन ज्योग्राफी सीधा सीधा इंटरेक्शन देता है किसके पीछे, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। द सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट डेवलप्ड बाय द ह्यूमन, डेवलप्ड बाय ह्यूमंस। अब बात करते हैं सोशल कल्चर की। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट, मैंने पहले ही बताया जैसे भी, ठीक है। हर स्टेट का अपना अपना एक अलग कल्चर है, ठीक है। हर कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग पेड़ों की बिजनेस भी देखते हैं, ठीक है। तो दिस बेसिकली जो हमारा सोशल और कल्चरल चीजें हम लोगों की, वो हम आसपास की सराउंडिंग से किस तरीके से ऐड करेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसके अंदर, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर, जो किसने क्रिएट किया है, ह्यूमंस ने। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ फिजिकल, लैंड, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फौना, फ्लोरा, ठीक है। हर किसी की अलग अलग कहानी है, हर किसी का अलग अलग वैल्यू है ह्यूमन लाइफ में। फॉर एन एग्जाम्पल, क्लाइमेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन लाइफ। Soil and water, these two are major factor behind the development of human society। आप पुरानी किसी भी सोसाइटी को देख लीजिए, ह्यूमन से पुराने जितने भी एंशिएंट टाउन्स है, सारे के सारे वहां पे सेटल्ड है, जहां की सॉइल क्या थी, फर्टाइल थी, जहां पे एग्रीकल्चर बहुत जल्दी से हो सकता है, इजीली हो सकता है, जहां पे वाटर क्या था, अवेलेबिलिटी बहुत आसान थी और बहुत जल्दी से पानी हमें मिल जाता था। बेसिकली आप जितने भी इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। बनारस, ठीक है, एक रिवर बैंक पे बसा हुआ, दिल्ली, कानपुर, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, आप और किसी बड़े शहर का नाम ले लीजिए, सारे के सारे कहां बसे, किसी ना किसी नदी के किनारे। क्यों? पहले जमाने में लोगों को क्या चाहिए था, एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए था, पानी, ठीक है। तो सॉइल एंड वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर एंड कल्चर के ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सेटलमेंट, क्रॉप्स, एंड दीज टू आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, सेटलमेंट एंड द क्रॉप्स। क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा, फूड अवेलेबिलिटी होगी, लोग बसेंगे। फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग वहां पे कम बसना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से बदलता है, ठीक है। आप बात करते हैं छोटी सी कहानी की, ठीक है। आप एंशिएंट टाइम में चले जाओ, ठीक है, तो लोगों ने पहले क्या किया, आग की खोज करी, धीरे धीरे बाकी चीजें खोज करी, उन्होंने पता चला, उन्होंने हथियार बनाने शुरू करे पत्थरों से। वो अपने आप को किसके अकॉर्डिंग ढलते चले गए, नेचर के हिसाब से, ठीक है। जैसा वहां का नेचर था, उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से ढाल लिया। जब उन्होंने अपने आप को उस तरीके से ढाला, तो उस टर्म को उन्होंने क्या कहा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। दैट मींस ह्यूमन हैज टू बी लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर। उसने क्या करना शुरू किया, नेचर के हिसाब से रहना शुरू कर दिया। क्लियर? इसके लिए कई सारी टर्म है। मैं इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हेल्प ऑफ विदाउट टेक्नोलॉजी के हमने नेचर को क्या करूंगा, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, बहुत सारी चीजें डेवलप कर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, कौन से इलाकों में रहते हैं, ठंडे कोल्ड प्लेसेस में, कौन से कोल्ड प्लेसेस में, ठीक है, उन्हें वहां पे फायर की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। क्या क्यों? क्या क्यों? अपने आसपास के एनवायरनमेंट को गर्म रख सके और खुद को जिंदा रख सके, ठीक है। दे वांट टू सर्वाइव, ठीक है। दैट्स व्हाई दे इवॉल्व द व्हाट गिव द इवोल्यूशन टू द फायर, ठीक है, कि भैया पत्थर रगड़े, चिंगारी उठी, उससे आग जलाए, और आग से उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट कमाने शुरू करे। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट ही क्रिएट्स, बट व्हाट टूल्स ही यूज्ड टू क्रिएट। उसने क्या, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे क्या, उसने क्या, किस टूल को उसने क्रिएट किया, जिसकी वजह से वो अपने आप को नेचर के हिसाब से ढालता चला गया। टेक्नोलॉजी इंडिकेट लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इवॉल्व हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही, हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है या हमारी सोसाइटी के ट्रेडिशन भी उसके हिसाब से थोड़े थोड़े चेंज होने शुरू हो गए थे। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन, हीट हेल्प टू डिस्कवर फायर, ये बहुत बड़ा इवोल्यूशन था ह्यूमन का, ठीक है। दैट्स अंडरस्टैंडिंग डीएनए, डीएनए हेल्प टू इरेडिकेट डिजीज, यानी कि डीएनए क्या करता है, डीएनए हमें एक इंफॉर्मेशन पास करता हुआ चला जाता है, कहां से, जनरेशन टू जनरेशन, और जिसके साथ साथ हमें क्या पता चला कि हमारे डीएनए नई नई चीज एनवायरमेंट में गया, ठीक है। तो आज की डेट में जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल कोविड आया, ठीक है, हम लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करी, उसके हिसाब से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो हमारा डीएनए की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट जनरेशन को कि भैया इस डिजीज से इस तरीके से आपको फाइट करनी पड़ेगी। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प द डेवलप फास्ट प्लेन्स, ठीक है, ये क्या सब क्या था हमारा, हाँ, डेवलपमेंट का, ठीक है। नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फॉर एन एग्जांपल ज्योग्राफी इज द फील्ड लार्जेस्ट फील्ड इन द स्टडी। अगर ज्योग्राफी में मैं आपकी बात कहूं तो आप इतने सारे फील्ड्स में स्टडी कर सकते हैं, इतने सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं जिसके लिए एक एक चीज के लिए आप उसमें डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव सोसाइटी एंड नेचर इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये टर्म एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और व्हाट डू यू मीन बाय द न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म से पहले मैं एक टर्म और बताना चाहूंगा, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। पॉसिबिलिज्म मतलब कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है, मैं इस चीज को इस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप करूं तो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लूंगा। बट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो नेचर के हिसाब से क्या करती थी, एनवायरमेंट को डिटरमाइन करती है और खुद को उसके हिसाब से चेंज कर लेती। उन्होंने कहा नहीं यार, यहाँ पे गिफ्ट सर आए, उन्होंने थ्योरी थी नियो डिटर्मिनिज्म की। किसकी थ्योरी थी, नियो डिटर्मिनिज्म की। That means go and stop sorry, अगर आपके हिसाब से चीजें बन रही है, ठीक है, तो आप रुकिए, अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं बन रही है तो आप उस चीज से आगे निकल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज न्यू डिटर्मिनिज्म। अब बात कहानी ये आई मेरे पास, भैया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ठीक था, प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग जंगलों में रहा करते थे, उन्होंने चीजों को अपने अकॉर्डिंग सेट करना शुरू किया और खुद को एनवायरमेंट के हिसाब से बदल लिया। जैसे अभी कई बार आप लोग घूमने जाते हो पहाड़ों पे, ठीक है, थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हो, मेरे जैसा आदमी सांस फूल जाती है, और वहां पे आप देखते हो पहाड़ों पे छोटे छोटे हाइट के, उनकी हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन वो बड़ी सी लंबी लंबी डिस्टेंस ऐसे चले चले जाते, 5-6 किलोमीटर उनका डेली का है। क्यों? दे हैव चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नेचर, ठीक है। उन्होंने अपने आप को उसी के हिसाब से बदल लिया। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी क्या हो गई, इम्यूनिटी, उनकी जो डीएनए की इंफॉर्मेशन थी वो चीजें ट्रांसफर होगी। भैया आपको इस तरीके से लगना पड़ेगा, आपको अपने लंग्स मजबूत रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप पहाड़ पे चढ़ाई करोगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी भी होगी और आपका सांस भी फूलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, दैट इज नोन एज ह्यूमनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद मेरे पास, ह्यूमनाइजेशन ऑफ nature. That means we are capable, we are developing lots of technology by which we change the environment according to ourselves. गर्मी लग रही है, एसी चला लिया, ठीक है, हमने क्या किया, अपने कमरे का एनवायरनमेंट अपने हिसाब से चेंज कर लिया, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आज की डेट में हम कहते हैं क्लाउड फीडिंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप करी और हमने हर जगह पे बारिश करनी शुरू कर ली, जैसे दुबई वाले कराते हैं, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो पानी की कमी है बारिश के थ्रू मैं उसे पूरा कर लूं, ठीक। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, पीपल अंडरस्टूड द नेचर वेल, उन्होंने नेचर को समझा, ठीक है। दे मूव फ्रॉम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी की। एक कहावत है ना कि जरूरत ही आविष्कार को जन्म देती है। हमें जिस चीज की जरूरत होती है हम उस पर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं और उसका कुछ ना कुछ आविष्कार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज द कोविड।
कोविड आया, उस टाइम को तो वैक्सीन तो थी नहीं, अब हमें किसी की जरूरत थी, वैक्सीन की क्या थी, नेसेसिटी थी, तो हमने उसे किसमें चेंज किया, पॉसिबिलिटी में, फाइनली हमने वैक्सीन डेवलप करी। ठीक है, जिससे हमें क्या बेनिफिट होगा, उस समय ये बेनिफिट होगा किस तरीके से हम इस तरह की बीमारी से लड़ सकते हैं। क्लियर। ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे अर्बन एंड रूरल, ये हमने डिवाइड करना शुरू किया। आईटी जोन्स आप देखते हो, मैन्युफैक्चर, ये कौन सा आईटी हब है, यहाँ पे सारी फर्म कैसी है, आईटी के, वो हमने क्या किया, एक कल्चरल लैंडस्केप बना दिया, वहां पे केवल आईटी वाले जॉब करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जॉब करते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, हमने ग्रेटर नोएडा को डेवलप किया, हमने अपना कल्चरल लैंडस्केप अपने हिसाब से उस सिटी को बनाया, जिसमें हमने रेजिडेंशियल अलग रखा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग रखी, सर्विस सेक्टर हमने अलग रखा, सारी चीजों को हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर दिया। यानी कि एक लैंड, जो एक प्लेन लैंडस्केप था, उसे हमने ह्यूमनाइज करके अपने हिसाब से चेंज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म, जो मैंने पीछे बताया था, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, एक बीच की टर्म निकाली, न्यू डिटर्मिनिज्म आ गया, स्टॉप एंड गो, डेवलप्ड बाय ग्रिफिथ टेलर, इट इज द मिडिल पार्ट बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। द कॉन्सेप्ट शो दैट नीदर is there a situation of absolute necessity nor is there a condition of absolute freedom। that means वो कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि वहां पे 100% नेसेसिटी हो, ठीक है, या फिर वो कहता हो कि ना ही वहां पे ऐसा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम हो, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि जहां पे मुझे जरूरत है उस चीज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करूं। ठीक है, मीन्स जहां पे मुझे जरूरत है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर करने की, मैं वो करूंगा, जहां पे मुझे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की, मैं वो करूंगा। दैट मीन्स कि मैं हर चीज एक तरीके से नहीं लेके जाऊंगा, जो रास्ता मुझे बेटर लगेगा मैं उस पे जाऊंगा, रुकूंगा, देखूंगा, ठीक है तो ओके, अदरवाइज आई विल गो फर्दर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द मेन एम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब शुरू हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया हमारा 1991 के बाद, ठीक है, कब, 1993 में हमारी रियो दी जेनेरियो में एक मीटिंग हुई, ठीक है, जहां पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म को इवॉल्व किया कि भैया जिस तरीके से ह्यूमन नेचर को अपने हिसाब से चेंज कर रहा है, आने वाले टाइम में हम लोग सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीजों को लिए क्या करेंगे, कष्ट झेलेंगे। तो हमने क्या कहा, एक काम करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स इन दैट विद द फ्यूचर जनरेशन आल्सो कैन यूटिलाइज इट, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, इस तरीके से अगर हम चीजों को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास सस्टेनेबल ही हम चीजों को डेवलप करते रह जाएंगे और हम एनवायरमेंट को कोई भी लॉस नहीं होगा। न्यू डिटर्मिनिज्म मेंटेन बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड द नेचर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर करने, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन करना, अगर मैं इस चीज को ठीक से समझ जाऊंगा तो मैं न्यू डिटर्मिनिज्म की अप्रोच पे ठीक से काम कर लूंगा, जिससे मुझे क्या होगा, एक बहुत अच्छा बैलेंस मिलेगा डेवलपमेंट और नेचर के बीच में। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ज्योग्राफी आज ही बदली, ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारे इवोल्यूशन हुए टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब वो इवोल्यूशन क्या थे, मैं बात करता हूं काफी टाइम पहले की, अप्रॉक्स 1200 सेंचुरी की बात कर लेते हैं। उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, या उस टाइम के जो लोग थे वो ये सोचा करते थे कि अर्थ फ्लैट है, अगर अर्थ पे शिप जाएगा एक टाइम पे शिप नीचे गिर जाएगा, यही सोचते, बिकॉज उन लोगों को तब तक ये नहीं पता था अर्थ इज इन शेप इन द जियोइड शेप, ठीक है, अर्थ की शेप क्या है, जियोइड है, उन्हें नहीं पता था। तो जब हमने कॉरिडोर्स बनाने शुरू किए टाइम के, हम लोगों ने क्या किया, लोग बाहर निकले, ठीक है, सर्च करने के लिए, सी रूट, फूड खाने की तलाश में बाहर निकले, ठीक है, बहुत जगह गए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग चीजें जनरेट बनानी शुरू कर दी, और जिसे हमने किसमें डिवाइड किया, कॉरिडोर ऑफ द टाइम के। तो जैसे स्कूल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में वेलफेयर स्कूल है, कंसर्न किसके साथ कंसर्न था, सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है, कि लोगों का भला किस तरह, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे कि घर, लोगों को घर भी मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी मिलनी चाहिए, और
रेडिकल स्कूल्स है, रेडिकल थे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, यानी वो किसी रेडिकल थिंकिंग है कि भैया क्या 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 परेशानी है किस चीज के पीछे, गरीबी के पीछे, ठीक है, क्या परेशानी है कि सोशल इनइक्वालिटी क्यों ज्यादा सोसाइटी के अंदर, कि जो रिच है और जो पुअर है वो एक दूसरे को अलग गलत तरीके से क्यों देखा करते हैं। दैट मीन्स कि अमीर आदमी तो छोटे आदमी को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, आज की डेट में भी चलता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे शहर में या अच्छी एजुकेशन हब में रह रहे हैं या आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी है, एजुकेटेड है, तो इस चीज का फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो भी आपको सोशल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एक आया बिहेवियर स्कूल। बिहेवियर स्कूल लगा कि लोग वहां पे कैसे रहते हैं, एक्सपीरियंस, परसेप्शन क्या था उनका स्पेस के, यानी परसेप्शन क्या था अपने एरिया के हिसाब से, सोसाइटी के लिए। तो देयर आर द लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन डेवलप्ड थ्रू द टाइम इन विच द रेडिकल थिंकिंग एंड इन विच द बिहेवियरल स्कूल, लॉट्स ऑफ स्कूल हैज बीन डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात करते हैं, देखो स्टेजेस आई। सबसे पहला अर्ली कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। लोग क्या निकले, जहाज लेके निकले, एक्सप्लोर करना शुरू किया और क्या मैप ड्रॉ करने शुरू करे, डिस्क्रिप्शन देना शुरू किया कि अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने काफी बार पढ़ा होगा, यूएसए की खोज किसने करी, कोलंबस ने, है ना। कोलंबस निकला कहाँ के लिए था, इंडिया के लिए। वो कहाँ देख रहा था, वो सीढ़ी ढूंढ रहा था इंडिया के लिए, ठीक है, यूरोप से, लेकिन वो पहुंचा कहाँ, वो पहुंचा वेस्ट इंडीज में, जहां पे उन्होंने नाम दिया रेड इंडियन का, ठीक है। तो अमेरिका की खोज, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड द सी रूट टू द इंडिया, ठीक है। वास्को डी गामा जी आए, उन्होंने कहाँ उतरे, गोवा से नीचे थोड़ी जगह है वहां पे उन्होंने उतरे और वहां पे उन्होंने अपना पहला स्टॉप डाला कि भैया ये केप ऑफ गुड होप से घूम के आएंगे तो हम इंडिया इस तरीके से पहुंच सकते हैं। इन दिस पीरियड, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा, लोग एक्सप्लोर कर रहे थे रास्तों को, लोग एक्सप्लोर कर रहे थे सी रूट्स को, ठीक है, उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। ये किसको, ट्रेड लीड्स टू द डिस्कवर मैनी लैंड्स, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड, क्योंकि उनके पास तो क्या था, उन्हें ट्रेडिंग करनी थी और उन्हें क्या चाहिए था, नया मार्केट चाहिए था, जिसके लिए वो नई नई जगह ढूंढ रहे थे। जहां भी जा रहे थे वो ट्रेड पर्पज से ही निकल रहे थे। नेक्स्ट आता है लेटर कॉलोनियल, रीजनल एनालिसिस, इन विच पीपल आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रीजन्स। उन्होंने किसकी पढ़ाई शुरू करनी, देखना शुरू किया, रीजन्स के बारे में जानना शुरू किया कि ये रीजन किस तरीके से डेवलप है, ये रीजन किस तरीके से डेवलप है, इस रीजन में कौन सा कल्चर चल रहा है, या इस रीजन में कौन सी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये सब क्या चाहिए होगा, उन्होंने रीजन वाइज चीजों को स्टडी करना शुरू किया। नेक्स्ट 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, यानी कि क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी बैकग्राउंड में, ठीक है। यहाँ पे था एरियल डिफरेंशिएशन, दैट मींस उन्होंने एरिया को डिफरेंशिएट करना शुरू किया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। सब चीजों को उन्होंने अलग करना शुरू किया कि भैया ये एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा, ये प्लेन्स है, ठीक है, ये एरिया क्या कहते हैं, यहाँ पे इस टाइप का एग्रीकल्चर हो जाएगा, पहाड़ों पे टी एंड कॉफी का एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो ये एरिया इस चीज के लिए बहुत डेवलप है। नेक्स्ट 1950 से लेकर 1960 स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की अप्लाइड टेक्नोलॉजी टू स्टडी ज्योग्राफी, सैटेलाइट्स आने लगे थे, ठीक है, बाहर ऊपर जाके एरियाज की इमेज खींचते थे, यहाँ पे एरिया ऐसा, ये एरिया ऐसा, ये एरिया ऐसा। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया, जिसमें हम क्या करते थे, स्टडी कर रहे थे ज्योग्राफी की विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। 1970 ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल, नए नए स्कूल जनरेट होने लगे, लोगों के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया, पॉवर्टी के बारे में, इनइक्वालिटीज के बारे में, सोशल कल्चर डिफरेंसेस के बारे में, नए नए स्कूल, नए नए थिंकर्स आने लगे, अपनी अपनी थ्योरी इस चीज के बारे में देना उन्होंने शुरू कर दिया। Next, 1900 पोस्ट मॉडर्निज्म, जनरलाइजेशन अप्लाई यूनिवर्सल लॉ टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी, दैट मींस सारी चीजों को स्टडी किया, उन्हें जनरलाइज फॉर्म में लेके आए। जैसे कि किसी रीजन की मैंने स्टडी करी, ठीक है, उसका मैंने क्या किया, यूनिकनेस देखी, उसको मैंने टेक्नोलॉजिकल हिसाब से स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन किया, उस एरिया में किस तरह की रेडिकल अप्रोचेज है और किस तरह के बिहेवियरल अप्रोचेज है, उन सबको स्टडी किया, सबको जनरलाइज फॉर्म में लाके यूनिवर्सल लॉ बना दिया कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, क्लियर, इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, की जनरलाइज फॉर्म है, और ये किसी भी एरिया में हो सकती है, ठीक है। उसके लिए मुझे किसी रीजन की या किसी पर्टिकुलर एरिया की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, द एरिया विच आर गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर मे बी have the low poverty rate, but the area which has the good
agriculture facility, but the people are not able to work, the population is too high, the pressure on land is too much, there should be a poverty. That is comes under the generalization of the universal law to understand geography. अब हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ फील्ड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सिस्टर डिसिप्लिन। सोशल ज्योग्राफी, जिसमें हम बात करते हैं बिहेवियर की, साइकोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे सोशल वेलबींग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। ज्योग्राफी एज अ सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, क्लियर, जेंडर ऑफ ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडी, हिस्ट्री एंड एपिडेमियोलॉजी, electoral geography, military geography. There are lots of things which are the part of what geography. क्लियर है बात यहाँ तक? यानी कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे फील्ड है जो स्पेसिफिक है, उसके बारे में अलग स्टडी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड इवोल्यूशन ऑफ कल्चर। क्लियर, जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन होता चला गया, उसके कल्चर भी समय के साथ साथ चेंज होते चले गए। किसका पार्ट आ जाता है? हमारा एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट आ जाता है। ये आर द सम एमसीक्यूज, ठीक है, जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं आपको, आप देखिएगा और खुद कोशिश करिएगा करने की। इन सभी का जितनी भी पीपीटीज हैं, ये सभी आपको यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली नेक्स्ट वीडियो विद इन 2 डेज आपके पास आएगी नेक्स्ट चैप्टर की। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज 15 अगस्त है, देश को आजाद हुए काफी दिन हो गए हैं। कितने दिन हो गए अप्रॉक्स, कितने साल हो गए हमें देश को आजाद हुए? जल्दी बताओ सब लोग। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत सिंपल का क्वेश्चन है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। थैंक यू।